अस्सलाम वालेकुम साथियों, हम लोग आज एक नई वीडियो का आगाज़ कर रहे हैं। और ये वीडियो जो है मैं इस पे जो हम बना रहे हैं, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद कज़्ज़ाफ़ी और आप देख रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद कज़्ज़ाफ़ी व्यूज़। और ये जो वीडियो हम अभी स्टार्ट करने लगे हैं, ये भी टोटली मेडिकल टॉपिक से रिलेटेड है। इसमें हमारे जो पेशेंट्स हैं, हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, हमारे न्यूरोसर्जन्स हैं, हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, नर्सेज हैं, उन तमाम के लिए एक डिटेल्ड लेक्चर है। और ये जो टॉपिक हम आपके लिए पेश कर रहे हैं, ये टॉपिक है पोस्टीरियर फोसा ट्यूमर के हवाले से। जब पोस्टीरियर फोसा ट्यूमर के पेशेंट्स आप लोग देखते हैं तो उसमें आपको डिफरेंट न काइंड की, मतलब ये कि न अप्रोच किस तरह से हम कर सकते हैं, इस पे हम थोड़ी सी बात करेंगे। एज अ न्यूरोसर्जन, आपको पता है मैं बेसिकली एक न्यूरोसर्जन हूँ और उसी हवाले से ये टॉपिक को मैं लेकर आगे चलना चाह रहा हूँ आपकी खिदमत में। इसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसमें मैं एक पेशेंट है मेरी जो कि मैंने ट्रीट की थी, तो उसके हवाले से मैंने एक लेक्चर तैयार किया है। वो पेशेंट का हवाला देते हुए ही मैं एक लेक्चर की बात करता हूँ हमेशा। जैसे कि ये एक 31 ईयर ओल्ड फ़ीमेल है और न यानी 31 साल खातून है और इनको बैलेंस का प्रॉब्लम है और ये पिछले 2 महीने से है तकरीबन। और जैसा कि आपको पता है कि ये इनको प्रोग्रेसिव हेडेक हो रहा था और साथ ही इनकी जो विज़न थी वो ब्लर्ड थी, यानी धुंधला नज़र आ रहा था उनको। और जो हमने इनका एग्ज़ामिनेशन किया तो हमें पता चला कि इनको जो है हल्का सा चलने में दिक्कत होती है, जिसे हम अपनी मेडिकल टर्म में एटेक्सिया कहते हैं। और जो है इनके जो है अपना क्या चलने में इनको जो है गेट जो है इनका, जिसे हम कहते हैं कि जो चलने के लिए हम मेडिकल टर्म गेट यूज़ करते हैं, तो वो भी थोड़ा सा ना मतलब तब्दील हुआ है, नॉर्मल जैसा नहीं है। चला के देखते हैं तो कभी एक तरफ को कभी दूसरी तरफ को मतलब गिरने जैसे लगती हैं, बैलेंस बरकरार नहीं रख पाती हैं। और साथ ही उनको बायलैटरल पेपिलोएडिमा यानी कि आँखों में जो है जब उनका एग्ज़ामिन किया तो हमें दिखा कि थोड़ा-सा एडिमा है, थोड़ी-सी सोजिश है आँखों के अंदर, आँखों के पर्दे पे सोजिश है। इनका एमआरआई किया गया, एमआरआई करके हमें पता चला कि इनका जो है वो एमआरआई पे जो कि हमारे 2 तरह के इमेजेस होते हैं, एक T1 वेटेड इमेज होता है, एक T2 वेटेड इमेज होता है। जो T1 वेटेड एक्सियल एमआरआई है, उसमें हम देख रहे हैं कि वो जो है ना जो एक ट्यूमर है वो उनके पोस्टीरियर फोसा में मिड लाइन में मौजूद है और ये जो है अपना क्या कहते हैं दबा रहा है, कंप्रेस कर रहा है फोर्थ वेंट्रिकल को, यानी फोर्थ वेंट्रिकल को दबा रहा है। तो इसको हम अपनी मेडिकल टर्म में वर्मियल लीजन या वर्म लीजन ऑफ द वर्मिस कह सकते हैं। दूसरा जो है वो बात ये है कि ये जो T2 वेटेड अपना क्या कहते हैं ये सैजिटल एमआरआई है, जो इसमें हमने चेक किया तो उसमें हमें दिखा कि ये जो है अपना कुछ लीजन जो है वर्मिस में भी है और वो जैसे कि T1 वेटेड में मैंने आपको बताया कि वो मिड लाइन में है और दबा रहा है फोर्थ वेंट्रिकल को, उसी तरह से वो एक हाइड्रोकेफेलस की सूरत हाल इसमें बन रही है। तो हम जो है इस पे बात अभी करना शुरू कर दी है। आपके लिए एक छोटी-सी मैं बात यहाँ पे रखूँ कि जो भी हम इस तरह के लीजन होते हैं, तो एज़ अ मेडिकल डॉक्टर तमाम डॉक्टर जानते हैं कि उसकी हम एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये क्या-क्या चीज़ हो सकती है, ये क्या-क्या चीज़ है। तो उस हवाले से जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हमें दिखा कि जो पोस्टीरियर फोसा के लीजन होते हैं, वो यंग अडल्ट्स में, यानी कि है ना जो मतलब यंग अडल्ट्स हैं, उसमें आपको ये जो है
यहाँ पर आम तौर पर यंग एडल्ट में भी आपको मेटास्टेसिस मिल सकती है, यानी कि ट्यूमर कहीं पर वो मेटास्टेसाइज़ कर गया हो, मेटास्टेसिस हो गई हो। यानी कि जो सबसे कॉमन जो है ये ब्रेन लीजन जो है आपको एडल्ट में जो ना इसमें मतलब ये कि ना पोस्ट फोसा में अगर मिलेंगे एडल्ट में, तो वो मेटास्टेसिस के ही पोस्ट फोसा के असल में हमने ये भी देखना है कि पोस्टीरियर फोसा में सबसे कॉमन लीजन कौन कौन से हैं। तो जो सबसे कॉमन लीजन आ रहे हैं वो अपना क्या कहते हैं ना मेटास्टेसिस एडल्ट में होती है। अच्छा जी, इधर हम थोड़ी सी बात आपसे करते हुए आपसे एक चीज़ और भी आगे आपके रखना चाहते हैं, वो ये है कि न जो हीमेंजियोब्लास्टोमा होता है वो भी पोस्टीरियर फोसा का एक कॉमन ट्यूमर है, बहुत ही कॉमन ट्यूमर है हीमेंजियोब्लास्टोमा। और ये 7 से 12% जो पोस्टीरियर फोसा के ट्यूमर्स होते हैं उनमें ये होता है। और दूसरा ये जो प्लियोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा होते हैं, ये सॉलिड भी हो सकते हैं, सिस्टिक भी हो सकते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा अपना है ना मतलब ये कि इस लिस्ट में आते हैं। तो हमने बताया पहला मेटास्टेसिस जो अडल्ट में बहुत कॉमन होता है, दूसरा हीमेंजियोब्लास्टोमा जो है वो 7 से 12% है ना जो ट्यूमर्स होते हैं पोस्टीरियर फोसा के, उनमें आप काउंट कर लीजिए। प्लियोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा जो है वो सॉलिड भी हो सकते हैं, सिस्टिक भी हो सकते हैं, ये भी पोस्टीरियर फोसा के ट्यूमर में ही शामिल होते हैं। मेड्यूलोब्लास्टोमा जो कि बच्चों के हवाले से सबसे कॉमन है, जैसे मेटास्टेसिस जो है वो कॉमन मिलेगा आपको अडल्ट में, यानी पोस्ट फोसा के ट्यूमर में बात करेंगे तो। इसी तरह से जो मेड्यूलोब्लास्टोमा है वो सबसे कॉमन आपको मिलेगा न पोस्ट फोसा में, वो बच्चों में मिलेगा। वैसे ये जो न अभी जो मेरी पेशेंट जो है उनका जो मेड्यूलोब्लास्टोमा है ये समझ लें सेकंड पीक में आया है, क्योंकि उनकी उम्र 31 साल है। और जो 2 पीक्स होती हैं, यानी कि 2 एज ग्रुप्स होते हैं जिसमें ये ट्यूमर्स होते हैं। एक तो वो होती है जो 20 से 40 साल तक की उम्र के जो लोग होते हैं, यानी ये सेकंड पीक कहलाती है। और जो फर्स्ट पीक कहलाती है वो अपना क्या कहती है, जो अडल्ट बिल्कुल ना 3 साल से छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें ये होती है। तो ये चूँकि आपने देखा कि है ना अगर हम अडल्ट में भी काउंट करें तो अगर पोस्टीरियर फोसा को देखें तो 5% पोस्टीरियर फोसा के ट्यूमर अडल्ट में भी मेडुलोब्लास्टोमा है। यानी जब अडल्ट भी आप देखेंगे तो आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस में मेडुलोब्लास्टोमा को बताना पड़ेगा। और वैसे अगर हम इन टोटल देख लें, यानी पूरे ब्रेन में अगर अडल्ट में मेडुलोब्लास्टोमा का जो परसेंटेज रहेगा वो 1% रहेगा, सिर्फ 1% रहेगा। तो कहने की बात ये है कि एक और बात भी इधर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मेडुलोब्लास्टोमा के हवाले से, कि ये जो मेडुलोब्लास्टोमा जो ट्यूमर होता है वो बच्चों में ज़्यादातर मिड लाइन में रहता है, और जो अपना क्या कहते हैं अडल्ट होते हैं उनमें जो है ये क्या कहते हैं आप ये कह सकते हैं कि ना ये लेटरलाइज हो जाता है। तो मैं थोड़ा सा इधर इसकी पीक की बात करूंगा कि कौन कौन सी पीक्स होती हैं। तो अडल्ट में जैसे मैंने कहा कि 20 से 40 साल, और मेरा पेशेंट 31 साल की है, तो 20 से 40 साल के दरमियान में हमें एक तो ये मिल रहा है। दूसरा जो बच्चों में मिल रहा है वो 3 से 5 साल, यानी कि बच्चों में जब यह मेडुलोब्लास्टोमा 3 से 5 साल में कॉमन हो जाता है, और बड़ों में 20 से 40 साल में 5% अडल्ट के पोस्टफोसा में आ जाता है। बच्चों में जो चिल्ड्रन होते हैं उसमें मेडुलोब्लास्टोमा मिड लाइन में होता है, और बड़ों में जो होता है वो है ना हेमिस्फेरिक भी हो सकता है, यानी कि सेरिब्रम में हो सकता है, और साथ में लेटरल भी हो सकता है, यानी सेरिबेलम के एरिया में, पैरेन्काइमल एरिया में भी आ सकता है, और लेटरल हो सकता है, यानी कि ये अडल्ट में लेटरलाइज हो जाता है, लेटरल भी मिल रहा है, लेटरल भी मिल रहा है, तो ये उसकी ज़रा खूबी ज़्यादा है। दूसरा, अगर आप MRI पे यानी जब वो इसकी गैडोलिनियम इन्हांसमेंट चेक करते हैं तो बच्चों में ज़्यादा इन्हांस करता है, बड़ों में कम इन्हांस करता है। इसी तरह से जो ना अगर आप इसको वैसे आप देखें कि सॉलिड के हिसाब से, तो बच्चों में ज़्यादा सॉलिड होता है, और बड़ों में जो है ये सिस्टिक भी होता है और नेक्रोटिक भी होता है, यानी डेड टिश्यू भी इसके बीच में होता है। दूसरा, जो बच्चों में जो है इसके जो मार्जिन्स होते हैं वो वेल डिफाइंड होते हैं, यानी इसके जो मार्जिन्स आप देखेंगे मेडुलोब्लास्टोमा के
वो वेल डिफाइंड होंगे, जबकि बड़ों में आपको पुअरली डिफाइंड होंगे। यानी सर्जिकली जब आप देखेंगे या एमआरआई पे देखेंगे या सीटी स्कैन विद कंट्रास्ट देखेंगे तो उसके मार्जिन इतने अच्छे डिफाइंड नहीं होते हैं। तो कहने की बात ये होती है कि ये मैंने आपको थोड़ा सा मेडुलोब्लास्टोमा के हवाले से एक छोटा सा दे दिया कि बड़ों और बच्चों में, क्योंकि मेडुलोब्लास्टोमा पोस्ट फोसा ट्यूमर की जब हम बात करेंगे तो हमें मेडुलोब्लास्टोमा पे बात करना ही पड़ेगी, क्योंकि उसके बगैर बात मुकम्मल नहीं हो सकती। इसी तरह से जो अदर लेस लाइकली रीजन्स होते हैं, जैसे कि टुबरक्लोमा भी हो सकता है पोस्ट फोसा में। टुबरक्लोमा यानी टुबरस, ये जो है ना टीबी के जो होते हैं, ये भी हो सकते हैं। अच्छा, और ये जो कैवर्नस हेमेंजियोमास होते हैं, ये भी हो सकते हैं कि कैवर्नस हेमेंजियोमास वहाँ पहुँच जाए। ब्रेन एब्सिस हो सकता है, और इसके अलावा हाई ग्रेड ग्लायोमास हो सकते हैं, लिम्फोमा हो सकता है, डर्मॉइड हो सकता है, इन्फाक्शन हो सकता है। इसके अलावा हैमरेज कैन बी अ कॉज ऑफ द पोस्टीरियर फोसा ट्यूमर। हैमरेज भी बहुत ज़्यादा होता है और वो डेफिनेटली इट बिहेव लाइक अ ट्यूमर, और उसको आपने तकरीबन वैसे ही सर्जिकली ट्रीट करना पड़ता है जैसे कि दूसरे ट्यूमर्स को आप ट्रीट कर रहे होते हैं। इसी तरह से अब इधर आपका ट्रीटमेंट प्लान क्या है? जो ट्यूमर इज़ लोकेटेड इन द वर्मिस, सो जो ट्यूमर है वो तो ना वर्मियन होता है, वो वर्मिस में होता है। सो जस्ट पोस्टीरियर टू द फोर्थ वेंट्रिकल विद द साइन ऑफ द हाइड्रोकेफेलस। तो ये आपने जैसे कि अभी मतलब कि मैं बता रहा था आपको कि जो मेरे पेशेंट का जो ट्यूमर था वो भी मतलब ये कि पोस्टीरियर फोसा में ही है, और न और साथ में फोर्थ वेंट्रिकल को दबा रहा है। इसकी जो इनिशियल मैनेजमेंट होती है, यानी कि इसकी जो शुरुआती आप जैसे इसको ट्रीट करते हैं, तो आपको लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आपने पहले तो मरीज़ को इंटेंसिव केयर में या क्या कहते हैं स्टेप डाउन में उसमें दाखिल करना है, ताकि पेशेंट की पे नज़र रखी जा सके, पेशेंट पे निगाह रखी जा सके और पेशेंट को अच्छे से देखा जा सके। और इसी के साथ साथ जो होता है ना, आपने पेशेंट को स्टीरॉइड स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि डेक्सामेथासोन 10 मिलीग्राम आईवी स्टार्ट करते हैं आप फर्स्ट, और फिर 6 मिलीग्राम एवरी 6 आवरली आप उसको दे देते हैं। इधर जो मैं आपसे आगे बात करने लगा हूँ वो ये है कि इसमें आप जो है, मैंने कहा स्टीरॉइड का इस्तेमाल जो होता है वो बहुत ही ज़रूरी है, और इसमें हम इनिशियल डोज भी देते हैं, और फिर इसमें जो है हम साथ साथ कुछ जो है लेबॉर्ट्री पैनल्स भी करते हैं, जैसे कि कंप्लीट ब्लड काउंट करते हैं। इसमें प्रोथ्रम्बिन टाइम किया जाता है, टिश्यू पार्शल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम भी चेक करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स चेक करते हैं, यूरिया, क्रेटिनिन, एवरीथिंग इज़ नीडेड इन दिस, ये सब चीज़ें हमने चेक करनी होती हैं। और साथ ही चूँकि ये पेशेंट जो होते हैं आमतौर पे सर्जिकली प्लान किए जाते हैं, क्योंकि 422 को दबा रहे हैं तो सर्जिकली प्लान भी किया जाता है। तो तकरीबन 2 यूनिट जो है वो पैक आरबीसी आपने इसमें अरेंज करने होते हैं, हम करते हैं। अगर पॉसिबल हो सके तो जो है वो प्री ऑपरेटिव ब्रेन का और एमआरआई स्पाइन का एक फुल एमआरआई कर लें विद कंट्रास्ट, ताकि आप देख सकें कि कोई ड्रॉपलेट तो नहीं है, कोई मतलब कि एक्सटेंशन ऑफ द ट्यूमर जो है वो आगे तो नहीं है, कोई ऐसा ही कहीं और फोकस तो आपको नहीं मिल रहा इसी ट्यूमर का। तो ये हमें देखने के लिए साथ साथ जब आप सस्पिशन कर रहे होंगे पोस्ट हो सका ट्यूमर साथ साथ में मेटास्टैटिक हो गया है, फिर तो आपको प्राइमरी जो है वो ट्यूमर के लिए भी वर्कअप करना पड़ जाता है। तो फिर उसके लिए जो है सीटी स्कैन जो किया जाता है अपना क्या कहते हैं थोरैक्स का, एब्डोमेन का, और साथ साथ हमें सीटी स्कैन करना पड़ता है पेल्विस का, ताकि हम तमाम ऑर्गन्स को, तमाम स्ट्रक्चर्स को अच्छे से देख सकें। अच्छा, तो साथियों ये जो ट्यूमर्स होते हैं इनकी डेफिनेटिव ट्रीटमेंट तो यही होती है कि आप इसका सर्जिकल रिमूवल करें, यानी सर्जिकली वाइज आप पूरा ट्यूमर जो है वो जितना भी आप निकाल सकते हैं वो निकाल दें ये ट्यूमर, तो वो बेहतर रहता है, क्योंकि जितना आप सर्जिकल रिमूवल करेंगे उतना अच्छा है। साथ साथ कुछ ऐसा भी होता है कि इस तरह के जो ट्यूमर होते हैं वो टेम्पररी आपको वेंट्रिक्लोस्मी ड्रेन डालना होता है, यानी वेंट्रिक्लोस्मी ड्रेन जब आप डाल देंगे उसके
अंदर, तो फिर जो है वो मतलब ये कि वो पेशेंट को एक तरह से रिलीफ देता है, वो ब्रेन को रिलीफ देता है और आपके लिए सर्जिकल ऑप्शन आसान हो जाते हैं। और सबसे आसान होता है ईवीडी, एक्स्ट्रा वेंट्रिकुलर ड्रेन या वेंट्रिकुलोस्टमी जिसे हम कहते हैं। तो ये जो पोस्टीरियर फोसा क्रेनियोटमी हम करते हैं इन अ प्रोन पोजीशन, तो ये जो भी हम पोस्ट फोसा की जो ट्यूब की सर्जरी होती है वो प्रोन पोजीशन में की जाती है और उसके लिए एक बहुत स्पेसिफिक टर्म यूज़ की जाती है, कॉनकोर्ड पोजीशन। तो जो भी न्यूरो सर्जन हैं वो समझते हैं कि कॉनकोर्ड पोजीशन वो क्या होती है। और फिर हम जब जो इंसिशन देते हैं वो बिल्कुल मिड लाइन में देते हैं, बिल्कुल पोस्टीरियर फोसा के बिल्कुल मिड लाइन में एक इंसिशन देंगे। इंसिशन देने के बाद हम एक फ्रेजियर बर करेंगे, क्योंकि फ्रेजियर साहब ने हमें बताया था। और ये जो है 3 to 4 सेंटीमीटर समझ लें कि मिड लाइन से जिस तरफ भी आप जाना चाहते हैं कि मिड लाइन से 3 to 4 सेंटीमीटर जाएं और 6 सेंटीमीटर आप अबव हों आइनियन से। तो ये हमारा जो है फ्रेजियर बर होल होता है। उसके बाद हम ड्रॉन्जराइज या नेबुलाइज कर देते हैं या ड्रिल कर देते हैं अपना उसको क्रेनिएक्टमी बनाने के लिए। इस वक्त हमें जो है माइक्रोस्कोप की बेहतर ज़रूरत होती है, इसमें इंट्रा ऑपरेटिव अल्ट्रासाउंड भी हमें ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर आपके पास अवेलेबल हो कि फ्रेमलेस नेविगेशन सिस्टम अवेलेबल हो आपके पास, तो फिर मैं समझता हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हिस्टोपैथोलॉजिस्ट का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल रहता है यहाँ पे। हिस्टोपैथोलॉजिस्ट जो आपको जब आप फ्रोजन सेक्शन भेजते हैं तो वो फ्रोजन सेक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको क्या कहते हैं कि वो ट्यूमर को पहचानने में, और वो बहुत ही ज़्यादा मतलब ये कि इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। अच्छा, अदर जो एडजुवेंट थेरापीज़ होती हैं यहाँ पे जो रिकमेंड की जाती हैं, वो उसमें जो है वो डिपेंड करता है कौन सा ट्यूमर है। उसमें आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस के हिसाब से मैं आपको जैसे पोस्टीरियर फोसा के मैंने डिफरेंशियल डायग्नोसिस बताए थे, इसी डिफरेंशियल डायग्नोसिस के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ट्यूमर के लिए आपने किस तरह की ट्रीटमेंट या एडजुवेंट ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। तो इधर जो है जो मेटास्टैटिक डिजीज़ होती है जैसा कि, तो उसमें आपको होल ब्रेन की रेडिएशन करनी है और वो कितनी 45 से 50 गायरॉन या इससे ज़्यादा कर सकते हैं, ताकि वो जो और ख़ास तौर पे ट्यूमर बेड पे तो इससे भी ज़्यादा करनी पड़ती है, कभी कभी 50 गायरॉन तक आपको ट्रीटमेंट देनी होती है। इसके अलावा जो लो फ्रैक्शन होता है वो 2 गायरॉन यानी वो आपको इधर मतलब कि एक उसमें एक सेटिंग में 2 गायरॉन तक देनी है और कंप्लीट जो है वो 55 गायरॉन तक देनी है। यानी देखें, ये एज अ सर्जन हो सकता है कि बहुत ज़्यादा काम ना आता हो, लेकिन अगर आपको नॉलेज होती है इसकी और अगर आपको पता होता है तो फिर आप उस पर अच्छा एक रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा जो है मेटास्टेसिस के साथ साथ हमें फिर कभी कभी कीमोथेरेपी भी करनी पड़ती है। यानी कीमोथेरेपी ख़ास तौर पे हमें जो करनी पड़ती है वो स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा हो या एडिनो कार्सिनोमा ऑफ कोलोन हो, तो उसमें आपको है ना ये कीमोथेरेपी भी साथ में देनी पड़ती है। और अगर प्राइमरी ट्यूमर हो तो उसका प्राइमरी जगह मालूम करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए जैसे मैंने आपको कहा कि थोरैसिक, एब्डोमिनल और पेल्विक के। तो साथियों, जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया कि ना यहाँ पर हमें न सिर्फ सीटी स्कैन प्राइमरी मालूम करने के लिए न सिर्फ सीटी स्कैन थोरैक्स, सीटी स्कैन एब्डोमेन, सीटी स्कैन पेल्विस करना पड़ता है, बल्कि मेमोग्राम भी करने पड़ते हैं। फीमेल्स में हमें मेमोग्राम करने चाहिए और ट्यूमर मार्कर ज़रूर चेक करने चाहिए हमें किसी भी सूरत हाल में। इसके साथ साथ हम जो चीज़ यहाँ पर बताना चाहते हैं, अब वो जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस के हवाले से, जैसे कि मेडुलोब्लास्टोमा अगर है, मेटास्टेसिस के वाले बताया किस तरह की ट्रीटमेंट होगी। मेडुलोब्लास्टोमा अगर आप सस्पिशस कर रहे हैं तो आपको वो जो है सब एर्कनाइड स्पेस में फैलता है। जब वो सब एर्कनाइड स्पेस में फैलता है वो ट्यूमर, तो वो रेडियो सेंसिटिव है और रेडियोथेरापी उसमें पूरे आपको एंटायर न्यूरो एक्सिस में देनी पड़ती है। न्यूरो एक्सिस का मतलब होता है ब्रेन से लेकर नीचे स्पाइनल कॉर्ड तक आपको पूरे के पूरे न्यूरो एक्सिस में एक वो है ना रेडियोथेरापी देनी है, जो कि एक स्टैंडर्ड है। और अगर कोई ऑब्वियस लीजन आपको नीचे नहीं मिलता है, अगर हमें कोई उसमें
पूरे न्यूरो एक्सिस में कोई सेकंड लीजन नहीं भी मिल रहा है, तो भी आपने जो है 3600 से लेकर 4000 सेंटीगायरॉन यानी तकरीबन 4000 सेंटीगायरॉन आपने फिर भी उसको रेडिएशन देनी है रेडियोथेरेपी की मदद से, और फिर आपने उसको तकरीबन 55 सेंटीगायरॉन उस एरिया में देनी है जहाँ पर आपको ट्यूमर नज़र आ रहा है उनकी प्राइमरी साइट पर। अच्छा, इन केस ऑफ ये तो था मेडुलोब्लास्टोमा के हवाले से किस तरह से आप ट्रीट करते हैं, सर्जरी भी, और उसके बाद आप कैसे रेडिएशन देते हैं। इसी तरह हीमेंजियोब्लास्टोमा जो या कैवर्नोमा या पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा, ये कम्प्लीटली रिमूव हो सकते हैं और इनकी कंप्लीट रिमूवल बहुत आसान होती है। उसमें आपको एडजुवेंट थेरेपी जैसे कि ना थोड़ी सी रेडियोथेरेपी देनी पड़ सकती है। मैं आपको दोबारा कहूँगा, पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा हो, कैवर्नोमा हो या हीमेंजियोब्लास्टोमा हो, ये कम्प्लीटली रिमूव किए जा सकते हैं सर्जिकली, और फिर थोड़ी सी रेडिएशन के साथ इसको बेटर किया जा सकता है। ट्यूबरकुलोमास में आप कंप्लीट रिमूवल नहीं कर सकते क्योंकि उसमें आपको बाद में भी दवाई देनी पड़ती है, जैसे कि उसमें आपको रिफम्पिसिन जो होती है वो 10 मिलीग्राम पर किलोग्राम पर डे के हिसाब से तकरीबन यानी 350 से 600 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से देनी पड़ती है रिफम्पिसिन। अच्छा, सेकंड दवा जो है वो आइसोनियाज़िड है, वो 300 से लेकर 450 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से आपको वो भी 10 मिलीग्राम पर डे 10 मिलीग्राम पर किलोग्राम पर डे के हिसाब से आप देनी। तकरीबन इन दोनों की डोज रिफम्पिसिन की और आइसोनियाज़िड की करीब करीब होती है, इसलिए मुश्किल नहीं होती याद करना। तीसरी जो है वो है इथम्ब्यूटॉल, जो कि 15 मिलीग्राम पर किलोग्राम पर डे के हिसाब से, जो कि पैरादिनामाइड 20 से 30 मिलीग्राम पर किलोग्राम पर डे के हिसाब से, यानी कि इथम्ब्यूटॉल तकरीबन आपको 1000 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से, और वो जो है वो पैरादिनामाइड जो है वो आपको 1200 से 1500 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से देना होती। शुरू में 4-6 महीने तक आपको चारों दवाएं देनी है, उसके बाद आइसोनियाज़िड और रिफम्पिसिन आपने कंटिन्यू रखनी है, पैरादिनामाइड और इथम्ब्यूटॉल आप स्टॉप कर सकते हैं, और रिफम्पिसिन और जो आइसोनियाज़िड है वो तकरीबन आप इनको 12 से 18 महीने तक आपको मुस्तकिल देनी है। साथ साथ आप पैराडॉक्सिन जो कि विटामिन B6 है वो 10 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से वो कॉन्स्टेंटली लेते रहना है 2 साल तक, और बाद में भी। इसके अलावा स्ट्रेप्टोमाइसिन भी ऐड की जा सकती है, जिसकी डोज तकरीबन पैरादिनामाइड के करीब है, यानी कि 20 से 30 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से है, तो वो हम इधर दे सकते हैं। अच्छा जी, इधर जो मैंने आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस बताए थे तो ना उसके हवाले से ट्रीटमेंट बता चुके हैं। मेडुलोब्लास्टोमा में एक बड़ा फ़र्क है बच्चों में और बड़ों में, उसकी इवन तो कंसिस्टेंसी में, वो उस पे हम बात कर चुके हैं। कुछ ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जो कि पोस्टीरियर मेडुलोब्लास्टोमा में ख़ास तौर पे जो किसी सिंड्रोम के तहत आते हैं, जैसे कि कुछ मैं ऐसे बता देता हूँ, ये मुश्किल होगा याद करना, लेकिन एक बोरिन सिंड्रोम है, एक रॉबिनस्टेन टैबी सिंड्रोम है, एक एटेक्सिया टेलेंजेक्टेजिया है, या ना ट्रूकट सिंड्रोम है, इसके अलावा लेफरमानी ना सिंड्रोम है, न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस के साथ मेडुलोब्लास्टोमा हो सकता है, और ट्यूबरस स्क्लेरोसिस के साथ भी ये हो सकता है। अच्छा, प्रोग्नोसिस क्या है इस ट्यूमर की? देखें, प्रोग्नोसिस तो डिपेंड करता है कि ट्यूमर साइज, मेडुलोब्लास्टोमा की हम बात कर रहे हैं अभी, पोस्ट में ज़्यादातर बात मेडुलोब्लास्टोमा की होती है, क्यों बच्चों बड़ों दोनों में होता है। तो अगर ट्यूमर का साइज़ वो क्या कहते हैं बड़ा है, तो फिर आप समझें कि 5 साल से कम उसकी वो क्या कहते हैं सर्वाइवल होगा। अगर ट्यूमर साइज़ छोटा है तो फिर तो मतलब ये कि उसकी सर्वाइवल बेहतर हो सकती है। जो दूसरी बात है वो ये है कि अपना जो इन्वेसिवनेस है, यानी ये कितना वो ट्यूमर एंटर हो गया ब्रेन के अंदर। अगर वो ट्यूमर एंटर बहुत ज़्यादा हो गया ब्रेन के अंदर, बहुत ज़्यादा इन्वेड कर गया है, बहुत ज़्यादा घुस गया है, तो फिर तो प्रॉब्लम हो सकती है कि उसकी जो है सर्वाइवल कम हो, और उसकी जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो, उतनी ज़्यादा ना हो। और अगर हम यूँ समझें कि है ना डिसेमिनेशन भी हुई है अगर ट्यूमर की किसी और इस पूरे न्यूरो एक्सिस में, यानी सिर्फ आपको पोस्ट में ट्यूमर नहीं बल्कि नीचे भी ट्यूमर दिख रहा है, नीचे की तरफ भी ट्यूमर जा रहा है,
फिर भी समझ लें कि ये ना ट्यूमर काफ़ी ख़तरनाक हो चुका है और वो उसकी सर्वाइवलिटी पे फ़र्क पड़ सकता है। एज ऑफ द पेशेंट में यहाँ पर ये है कि अगर आप यूँ समझें कि ना 2 तरह के रिस्क को हम डिवाइड कर लेते हैं यहाँ। एक हम कर लेते हैं स्टैंडर्ड रिस्क कर लेते हैं, एक जो है वो स्टैंडर्ड रिस्क कर लेते हैं हम स्टैंडर्ड रिस्क, और एक हम पुअर रिस्क कर लेते हैं। मैंने बताया कि स्टैंडर्ड रिस्क जो होते हैं उसमें ये होता है कि जो पोस्टीरियर फोसा में ट्यूमर है और ब्रेन स्टेम को इन्वॉल्व नहीं कर रहा और मेटास्टेसिस भी नहीं कर रहा, तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, उसकी सर्वाइवलिटी ज़्यादा है, क्योंकि आपने सिर्फ पोस्टीरियर फोसा को एड्रेस करना है और पोस्टीरियर फोसा से ट्यूमर आपने रिट्रीव कर लेना है। लेकिन अगर वो एक्सटेंड कर रहा है अपना क्या कहते हैं ब्रेन स्टेम में और पूरा न्यूरो एक्सिस में भी मौजूद है, देन इट कैन कॉज प्रॉब्लम, और उधर जो है वो अपना क्या कहते हैं कि ट्यूमर जो है वो प्रॉब्लम कर सकता है। इसी तरह से अगर आप जब नियर टोटल यानी कि लेस देन 1.5 सेंटीमीटर का ट्यूमर छोड़ देते हैं तो उसके रिजल्ट बेहतर हैं। अगर आप 1.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा ट्यूमर छोड़ देते हैं तो उसके रिजल्ट ज़रा बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, उसके रिस्क बहुत ज़्यादा है। और ये भी देखना है कि डिफरेंशिएटेड है या अनडिफरेंशिएटेड है, तो इस पे भी वो करता है। और एज बड़ी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर कि अगर जो ओल्डर देन 3 ईयर्स हैं उनके रिजल्ट ज़रा बेहतर हैं, जो लेसर देन 3 ईयर्स हैं बच्चों के उनके रिजल्ट्स बिल्कुल भी मतलब कि हौसला अफ़ज़ा नहीं है और मसले में है। तो ये सब बातें हैं जिस पे हमने ये सारा रखा है। तो ये मेरी तरफ से ये था। और ओवरऑल वैसे सर्जरी और रेडिएशन के साथ 5 ईयर सर्वाइवल रेट जो है वो तकरीबन 80% तक पहुंच जाता है। यानी कि अगर आपने सर्जरी की है, अच्छी रेडिएशन की है, तो 80% तक आपके सर्वाइवल रेट होते हैं। बहरहाल ना अभी जो हम आपको ना ये पोस्ट-फोसा पे जो बात की उसमें मेडुलोब्लास्टोमा पे भी काफ़ी सारी बात की हमने। मैं समझता हूँ कि काफ़ी सैर हासिल बात हुई है और इस पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन हम सबको मिल गई है। तो इंशाल्लाह प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स लिखिए। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इससे बेहतर वीडियोज़, इससे बेहतर क्वालिटी के साथ जैसे-जैसे मैं ख़ुद भी लर्न कर रहा हूँ यूट्यूब को, तो फिर आप लोगों के आगे मेरी कोशिश यही इरादा है कि मैं उर्दू ज़बान में और कुछ लेक्चर्स इंग्लिश ज़बान में वो मैं लिख दूँगा, ये इंग्लिश में, ये उर्दू में, तो फिर वो मैं दोनों में रखूँगा ताकि इन्फॉर्मेशन मिल सके। अपनी इंग्लिश आते हुए भी अपनी ज़बान में कोई लेक्चर सुनना, समझना, उसकी एक अपनी ही एक अहमियत और ताकत रहती है। थैंक यू सो मच, सी यू अगेन।